अस्सलाम वालेकुम। मुक़य्यद ख़्वाब बाय ज़ुबारिया साहिल एपिसोड 8। हम पांचों पहाड़ की ढलान पर उतर रहे थे। कुदरती तौर पर एक ऐसे वसी कटाव पर पहुंच गए जहां अच्छा खासा साया था। प्रोफेसर बेदम से होकर बैठ गई। महर जी, आप इतना सफर करके थक तो नहीं गई? अख्तर ने महर जी को मुखातिब किया। बिल्कुल नहीं, मुझसा स्याह बख्त भी कोई नहीं होगा। अख्तर ने गहरी यासियत से कहा। क्यों भाई, अब क्या हो गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, होना क्या है शकील साहब, सोचा था कि महज इन पहाड़ों से भाग दौड़ से थक गई होंगी, सो इसी बहाने उन्हें कंधों पर बिठाकर चल लेंगे, मगर लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा डीट मिट्टी की वाकया हुई है। ख्याल करना, अपनी इज्जत अपने आप हाथ होती है, और मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथों अपनी मिट्टी खराब करवा कर ही दम लोगे। महर जी का अंदाज तंबीही था। ये शरफ आप हमें कब बख्श रही हैं? अगर तुम्हारा हाल यही रहा तो बहुत जल्द। तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, और जो दुर्गा तुम्हारी मैं बनाऊंगी उसके बाद तुम कहा करोगे हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। नहीं, मुझे यकीन है कि आपके हाथों दुर्गत बनने के बाद हम कुछ यूं गोया हुआ करेंगे, इश्क ने यक टंगा गालिब कर दिया, वरना हम थे आदमी दो टांके। उसके अंदाज पर बेख्तियार महर जी हंस पड़ी। उसकी खूबसूरत गालों में नमूदार होने वाले भंवर बड़े दिलकश थे। प्रोफेसर साहब, लड़की हंस पड़ी। आपका तजुर्बा क्या कहता है? अख्तर ने जल्दी से प्रोफेसर को मुखातिब किया। दो बातें, नंबर 1 पत्थर दिल में जोंक लग रही है, और नंबर 2 कि निजी दिखाकर कभी मारेगी और 14 तबक रोशन कर देगी। यानी 50-50 चांस। यस, कोशिश जारी रखो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। शायद प्रोफेसर भी अब इन दोनों की नोक-झोंक से महफूज होने लगे थे। प्रोफेसर की बात पर महर जी ने मसनूई गुस्से से उन्हें घूरा। प्रोफेसर, आप भी शैतान के साथ मिल गए? नहीं भाई, वो तो बच्चे ने एक सवाल पूछा और हमने अपने तजर्बे की रोशनी में उसे जवाब दे दिया। हाँ, और जवाब के साथ साथ एक उम्दा मशवरा भी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैंने एक भरपूर कहका लगाया। तो क्या फर्क पड़ गया? प्रोफेसर ने मशवरा ही दिया है, ना कोई तवीज तो नहीं दे दिया। प्रोफेसर के मशवरों पर अमल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोफेसर अगर ऐसे कामों के मुतल्लिक कुछ जानते होते तो आज तक हमारे ना बैठे होते। सच प्रोफेसर, क्या आपने शादी नहीं की? महर जी ने शदीद हैरत से पूछा। हाँ, हमने भी मोहब्बत की थी। उस हुस्न की देवी से शादी हुई नहीं, और किसी से शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई, सो आज तक कंवारे हैं। और जिससे आपने मोहब्बत की थी, क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती थी? मेरी मोहब्बत से 2 गुना ज्यादा। कहती तो वो यही थी। फिर अब वो कहाँ है? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। 14 बच्चों के हजूम में, आजकल 15वें के इस्तकबाल की तैयारियों में मगन थी। प्रोफेसर का लहजा ऐसा गमनाक हो गया कि अख्तर और महर जी दोनों ही संजीदा और अफसुर्दा से हो गए, जबकि प्रोफेसर की ऐसी शानदार अदाकारी पर मेरे लिए हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। मेरा ख्याल है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अख्तर ने गहरी संजीदगी से कहा। तो महर जी ने एक झटके से उसकी तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ बोली नहीं, और फिर हम सब उठकर आगे के सफर पर चल पड़े। ताद नजर पहाड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई जानवर, ना परिंदा, ना ही कोई इंसान। लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, महर जी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? किसी गलत सिमत निकल आए, जरा गौर करें, सड़क का भी कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। रामपुर बाएं हाथ आता है, और ये सड़क रामपुर तक ही जाती है। अब ये भी मुमकिन है कि सड़क कहीं पीछे से बाएं हाथ टर्न कर गई हो और हम उस रास्ते से आगे निकल आए हों। बिल्कुल मुमकिन है। बेध्यानी में हम लोगों ने सफर भी तो अच्छा खासा तय कर लिया है, और मुझे तो प्यास भी लगी हुई है। प्रोफेसर ने कहा। यहाँ पानी मिलना मुश्किल है, आए सड़क की तलाश करते हैं। हम चारों बाएं तरफ को चल पड़े। कभी हम किसी पहाड़ी चोटी पर पहुंच जाते और कभी ढलवानों का सफर तय करने लगते। खुदरू पहाड़ी झाड़ियां कहीं तो बिल्कुल ही कम हो जाती, और कहीं कहीं इस दर्जा घनी हो जाती कि आगे बढ़ना इंतहाई दुश्वार हो जाता। बाज मकामात पर यही झाड़ियां बुलंदों वाला दरख्तों की सूरत इख्तियार कर जाती। हम मुसलसल 3 घंटे चलते रहे, मगर सड़क का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ऐसे लगता था कि सड़क को ये बुलंदों वाला पहाड़ निकल गए हैं। दूर उफ़क़ पर सूरज पहाड़ की फलक बोस चोटियों के अकब में उतर रहा था। पहाड़ों पर एक मुज़म्मिल और उदास सी खामोशी मुसल्लत थी। हम चारों एक जगह पत्थरों पर निडाल से बैठ गए। हम सबकी हालत खराब थी। जिस्म थे कि फोड़ा बने हुए थे, कपड़ों से पसीने की बू के भपके से उठ रहे थे, और भूख प्यास ने एक मरूनी तारी कर दी थी। देवी जी, क्या दुनिया के आखिरी कोने तक जाने का इरादा है? अख्तर ने मुज़म्मिल अंदाज में कहा।
ہم راستہ بھٹک کر اس مقام سے کافی آگے نکل آئے ہیں جہاں سے سڑک رامپور کی طرف گھومتی ہے، اور جتنا سفر ہم طے کر چکے ہیں میرا اندازہ کہ ہم رامپور کے گرد و نواح میں ہی کہیں موجود ہیں۔ مہر جی نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، تو کیا رامپور کی بجائے ہم رامپور کے گرد و نواح میں ہی ذلیل ہو کر گزارا کرنے کا ارادہ ہے؟ مجھے تو بھوک بھی انتہائی لگی ہوئی ہے۔ فی الحال تو پتھر کھا کر ہی صبر کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم ذرا سا رخ ترچھا کر کے سفر کریں، کم از کم سڑک تک تو پہنچیں، پھر آگے کا کچھ سوچیں گے۔ میں نے تجویز پیش کی۔ 3 گھنٹے کے مسلسل چل رہے ہیں، ابھی تو فی الحال ہم کسی طرف کو بھی رخ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ پروفیسر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کچھ دیر سستا لینے میں کوئی حرج نہیں، مہر جی نے کہا اور چونک پڑی۔ اس کی نظر جنوبی مغربی سمت اٹھی تھی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مہر جی کے چونکنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک دھندلی سی عمارت کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ اختر اور پروفیسر بھی اسی جانب متوجہ ہو گئے۔ مہر جی اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ تو غالباً کوئی عمارت ہے، پروفیسر نے اپنی رائے دی۔ ہمیں جلد سے جلد وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یقیناً اس طرف قریب ہی کوئی آبادی ہوگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اندھیرا پھیلنے سے قبل کسی آبادی تک پہنچ جائے، مہر جی نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اس کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ جنوبی مشرقی سمت سے فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ پہاڑوں کا سکوت کرچی کرچی ہو گیا۔ مہر جی کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گر پڑی۔ ایک گولی سائیں کی آواز سے میرے کان کے قریب سے گزری اور میں لاشعوری طور پر عقبی جانب لیٹے ہوئے ڈلوان کی سمت لڑک گیا۔ پروفیسر اور اختر نے بھی اسی ترکیب پر عمل کیا، جبکہ مہر جی ہم سے پہلے ہی پتھروں پر پلٹیاں کھاتی ہوئی ڈلوان میں کافی نیچے چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے گولی لگ گئی تھی۔ لیٹتے وقت میں نے ایک ذرا دیکھا تھا، فائرنگ کرنے والے 10 سے کسی طرح بھی کم نہ تھے۔ وہی دشمن تھے جن کے چنگل سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ چند پلٹیوں کے بعد ہم چاروں مختلف پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت عقبی سمت سے بھی گولیوں کا ایک قافلہ ہماری سمت بڑھا اور پتھروں سے ٹکرا کر رخ بدل گیا۔ اختر جو اٹھ کر مہر جی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، اپنی جگہ دبک کر رہ گیا۔ دشمن نے دونوں طرف سے گراؤ کیا تھا۔ مہر جی 2 بڑے پتھروں کی آغوش میں پڑی تھی۔ اس کی لمبی ناگن سی چوٹی اس کی کمر کے گرد کسی ناگن کی طرح ہی لپٹی ہوئی تھی۔ مہر جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اختر نے مضطرب لہجے میں کہا۔ ہم تینوں کی نظریں مہر جی کے وجود کو ٹٹول رہی تھی۔ میری نظریں اس کے دائیں پاؤں سے چپک کر رہ گئیں جو جوتے سمیت سرخ ہو رہا تھا، اور پھر وہاں سے رینگتی ہوئی اس کی ران پر آ کر ٹھہر گئی۔ گولی اس کے دائیں گھٹنے سے تھوڑا اوپر ران میں لگی تھی، اور وہاں سے بہنے والا خون اس کی پینٹ کو رنگین کرتا ہوا پاؤں تک نچڑ رہا تھا، اور نیچے پتھر بھی سرخ ہو رہے تھے۔ مہر جی ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ ہاں، بچت ہو گئی ہے۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اختر چند لمحے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر رائفل سنبھالتا ہوا محتاط انداز میں عقبی سمت پلٹ گیا۔ اختر ٹھہرو، مہر جی نے تیز لہجے میں کہا تو وہ دوبارہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے مہر جی کی طرف دیکھنے لگا۔ رائفل مجھے دے دو، ہمارے پاس یہی گنتی کی چند گولیاں ہیں، ان میں سے ایک گولی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مہر جی نے اس کی بات کاٹ دی۔ فکر نہیں کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، رائفل مجھے دے دو۔ اختر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے رائفل اس کی طرف اچھال دی تو اس نے قریب آتے ہی تھام لی۔ پھر وہ ان 2 پتھروں کی اور سے نکل کر کونیوں کے بعد رینگتی ہوئی تھوڑا سا بلندی کی جانب آ کر ایک ایسے پتھر کی اوٹ میں بائیں پہلو لیٹ گئی جو جھاڑیوں کی لپیٹ میں تھا۔ جہاں سے وہ رینگ کر آگے بڑھی تھی وہاں کے پتھر خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے تشویش نے آ گھیرا۔ اس قدر خون کا زیاں، وہ بھی ایسے مقام پر جہاں کے طبی امداد مل جانے کے بھی امکانات تھے، بہت خطرناک تھا۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اختر بھی سختی سے ہونٹ بھینچے پریشان نظروں سے اس کو تکے جا رہا تھا۔ پروفیسر بھی اپنی جگہ پریشان اور مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ مہر جی کی توجہ مخالف سمت تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے رائفل کی نال جھاڑیوں سے نکالی اور 2 فائر داغ دیے تو فوراً دبک کر بیٹھ گئی۔ توقع کے مطابق پہاڑ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کئی گولیاں اس پتھر اور جھاڑیوں سے آ ٹکرائیں جہاں مہر جی دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ اتر آئی۔ چند لمحے وہ دوبارہ دوسری سمت جھانکنے لگی۔ میری نظر اختر پر پڑی۔ وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شرٹ اتارنے کے بعد اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور میں نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھڑا ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، سو وہ رینگتا ہوا مہر جی کی طرف بڑھ گیا۔ مہر جی دوسری جانب متوجہ تھی۔ جب اختر نے قریب پہنچ کر اس کی ران پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ ناگن کی طرف پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھری ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی جگہ پر جاؤ۔
वो गुस्से से फुनकारी, मुझे जख्म देखने दो, अख्तर ने संजीदगी से कहा। महर जी ने फौरन टांगे समेट ली। कोई जरूरत नहीं इसकी, और ना ही मैं जरूरत महसूस करती हूँ। तुम अपनी जगह पर जाओ। याद रहे मैं डॉक्टर भी हूँ। जरूरत है या नहीं मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। मुझे जख्म दिखाओ। अख्तर ने हाथ बढ़ाया तो महर जी भड़क उठे। खबरदार, मैं कहती हूँ परे हट जाओ। महर जी, अख्तर ठीक कह रहा है, उसे जख्म देखने दो। खून बहुत ज्यादा बह रहा है, जो खतरनाक भी साबित हो सकता है। मैंने संजीदगी से कहा, क्या खतरनाक है और क्या नहीं, इसकी सेंस मुझे भी है। बराह करम अपने दोस्त को अपने पास बुला लीजिए। महर जी ने खुश्क लहजे में कहा और मैं खामोश रहा। देखो महर, पागल नहीं बनो। बारूद का जहर फैल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे जख्म का जायजा लेने दो प्लीज। अख्तर का लहजा इल्तिजाया था। फॉर गॉड सेक, वक्त जाया नहीं करो, दुश्मन सर पर पहुंच जाएंगे। मेरा खून बह रहा है ना, बहने दो। जान जाती है, जाने दो। तुम वापस अपनी जगह पर जाओ, उठो यहाँ से। तो क्या तुम्हारा इस तरह खून बहता देखता रहूं? तुम्हें मौत के मुंह जाता देखता हूँ और हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठा रहूं? अख्तर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसकी नजरें महर जी के चेहरे पर जमी हुई थी। नहीं महर, ये मेरे इख्तियार की बात नहीं। इससे तो बेहतर समझता हूँ कि पहले मैं खुद मर जाऊं। अख्तर का लहजा और अंदाज कुछ ऐसा था कि महर जी कुछ भी कह ना पाई, बस खामोश बैठी उसकी तरफ देखती रही। अख्तर ने भी चंद लम्हे खामोश नजरों से उसकी सिमत देखा, फिर अचानक उठकर सीधा खड़ा हो गया। अख्तर, नीचे बैठ जाओ। मैं और प्रोफेसर यक बार ही चपटे थे। महर जी अपनी जगह बिजली की तरह तड़पी और उसने अख्तर को बाजुओं से पकड़कर झटका देकर नीचे गिरा लिया। क्या हमाकत है ये, महर जी ने गुस्सीले अंदाज में कहा, मगर उसके लहजे ने उसका साथ नहीं दिया। जब तुम खुद मौत के मुंह में जाना चाहती हो तो तुमसे पहले मैं क्यों नहीं? महर जी, अख्तर ठीक कह रहा है, उसे जख्म देखने दें। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। कई हर्ज नहीं है बेटा, ये ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा खून बह रहा है। अख्तर को जख्म देखने दो, ये डॉक्टर है, अगर कोई हल होता है तो उसे करने दो। प्रोफेसर ने भी हमारी तायद कर दी। महर जी चंद लम्हे अख्तर की तरफ देखती रही, फिर उसने रजामंदी में सर हिलाया तो दोबारा दूसरी जान मुतवज्जा हो गई। टांगे उसने सीधी कर दी थी। अख्तर वही पहलू के बल लेट गया। महर जी की राह में जहाँ गोली लगी थी, पैंट के उस सुराख में अख्तर ने उंगलियां डालकर झटका दिया और शिगाफ कर डाला। रान का गोश्त गाढ़े सुर्ख खून से रंगीन हो रहा था। अख्तर ने शर्ट की एक आस्तीन फाड़ी और उससे खून साफ करने लगा। वो अपने काम में मुनहमिक था और महर जी बड़ी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। शकील, राइफल उधर मुझे दे दो। प्रोफेसर ने मुझे मुखातिब किया तो मैं उनकी सिमत मुतवज्जा हो गया। प्रोफेसर, आप क्या करेंगे? तुम राइफल तो दो, प्रोफेसर ने कहा और मैंने राइफल उनकी तरफ उछाल दी। प्रोफेसर साहब, हमारे पास यही असला है, गोलियां जाया नहीं कीजिएगा, महर जी ने कहा तो प्रोफेसर उसकी तरफ देखकर बुजुर्गाना अंदाज में मुस्कुरा दिए। फिर वो रेंगते हुए कदरे बुलंदी पर पड़े पत्थर की तरफ बढ़ गए। प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? वापस आ जाएं, मैंने परेशानी से कहा। तुम अपनी जगह खामोश बैठे रहो। प्रोफेसर इतना कहकर आगे बढ़ गए और उस पत्थर की ओर लेकर बैठ गए। चंद लम्हे पत्थर की ओर से दूसरी सिम झांकने के बाद उन्होंने राइफल सीधी की और फायर खोल दिया। महर जी भी दूसरी जानिब मुतवज्जा थी। प्रोफेसर के फायर करते ही वो तेजी से सीधी हुई और प्रोफेसर की तरफ देखकर मुतहयराना अंदाज में गोया हुई। प्रोफेसर, कमाल है, आप तो गजब का निशाना रखते हैं। क्यों, क्या हो गया? प्रोफेसर मुस्कुराए। प्रोफेसर, 2 आदमी गिरे हैं और जिस अंदाज में गिरे हैं यकीनन दोबारा नहीं उठ सकेंगे। प्रोफेसर मुस्कुराकर दोबारा सर की ओर से झांकने लगे। मैं अख्तर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो जख्म कपड़े से साफ कर रहा था। अख्तर, क्या ज्यादा गहरा जख्म है? मैंने उसे मुखातिब किया। बचाव हो गया है शकील साहब, गोली सिर्फ छूकर गुजरी है, अलबत्ता गोश्त पर 1 इंच बड़ा कट छोड़ गया है, इसी बायस ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है। यानी खतरे वाली बात नहीं है, गोलियां खत्म हो गई। महर जी का लहजा तशवीश से पुर था। फिर अब हमें फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मैंने राय दी। हाँ, और कोई चारा भी नहीं। 1 मिनट, अख्तर ने कहा और एक तरफ बड़ी शर्ट उठा ली। उसने शर्ट की दूसरी आस्तीन अलग की और महर जी की रान के गिर्द लपेट दी। फिर उसने शर्ट से एक बारीक सी पट्टी उतारी और महर जी की रान के ऊपर अच्छी तरह कसने के बाद मजबूती से 2-3 गिरें लगाई। चलें प्रोफेसर, अब निकलने की कोशिश करें। महर जी ने प्रोफेसर को मुखातिब किया और फिर हम सब मुख्तात अंदाज में पत्थरों पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। जख्मी टांग के बायस महर जी को पत्थरों पर रेंगने में दिक्कत पेश आ रही थी। उसके चेहरे के तासरात इस बात के गमाज थे, मगर वो हमारे साथ आगे बढ़ रही थी। दुश्मन अभी वक्फे वक्फे से फायर कर रहे थे। गोलियां खत्म हो गई तो ये राइफल फेंक देना थी। अख्तर ने महर जी के हाथों में पकड़ी राइफल की तरफ इशारा किया। हाँ, ताकि मौत के हर कारे जान जाते कि हम खाली हो चुके हैं और वो बेधड़क आकर हमारे वजूद छलनी कर देते। महर जी ने मुंह बनाया।
तकरीबन 20 मिनट तक रेंगते रहने के बाद हम पहाड़ के ढलवान तक पहुंच गए। नीचे बहुत गहराई में एक कुदरती नाला दिखाई दे रहा था जो उस और सामने वाले दोनों पहाड़ों के दरमियान से जनूब की सिमत बह रहा था। नाले के दोनों तरफ इंतहाई ज्यादा घनी झाड़ियां और दरख्तों का सिलसिला नाले के साथ साथ जनूब की तरफ आगे जाता था। पानी नजर आते ही हम चारों के चेहरे पर रौनक फैल गई, साथ ही हलक कुछ मजीद खुश्क महसूस होने लगे। साफ सुथरा पानी है, चलो भूख ना सही प्यास का तो तदारक तो हो, हमें जल्द अज जल्द उस नाले की दूसरी जानिब पहुंचना है। महर जी ने तेज लहजे में कहा। तो चलो फिर नीचे उतरे, इंतजार किस बात का है? मैंने कहा। ढलवान पर आने के बाद हम चारों उठकर खड़े हो गए क्योंकि यहाँ से देख लिए जाने का खतरा नहीं था। हम तेज रफ्तारी से नीचे की जानिब उतरने लगे। महर जी की चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी, गैर महसूस सी। हम नीचे उतर रहे थे और पलट पलट कर अपने अकब में भी देख रहे थे कि कहीं दुश्मन तो सर पर नहीं आ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद हम उस नाले के किनारे फैलते दरख्तों और झाड़ियों तक पहुंच गए। रुके नहीं, आगे बढ़े, हमें फौरन दूसरी जानिब पहुंचना है, महर जी ने तेज लहजे में कहा और कदम झाड़ियों की तरफ बढ़ा दिए। हम भी उसके पीछे बढ़ गए। झाड़ियां इस कदर घनी थी कि उनके दरमियान से गुजरते हुए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल हम नाले के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। पानी बिल्कुल साफ और शफाफ था, यहाँ तक कि थोड़े फासले पर नाले के दरमियान सतह आपे नीचे पड़े पत्थर तक दिखाई दे रहे थे। इधर पानी कम है, उधर से दूसरी तरफ जाते हैं। महर जी ने उन्हीं पत्थरों की जानिब इशारा किया और हम उस तरफ बढ़ गए। पहले पानी पी लें, प्यास से जान लबों पर आ रही है, प्रोफेसर ने थके हुए अंदाज में कहा। हाँ, प्यास तो वाकई लग रही है, यहीं से पी लेते हैं। हम चारों ही कितार में बैठ गए और हाथों की मदद से पानी पीने लगे। पानी इस कदर ठंडा और लतीफ था कि तबीयत निखर गई। यूं लगा जैसे रूह तक तरोताजा हो गई हो। महर जी ने सर उठाकर अकबी पहाड़ की चोटी की जानिब देखा। वहां कोई नहीं था। दुश्मन शायद अभी तक वहीं थे। उनके चंद साथी भी हमारे हाथों मारे गए थे, इसलिए यकीन था कि वो एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ाएंगे। आए। महर जी नाले में उतर गई। नाले की गहराई अच्छी खासी थी, लेकिन यहाँ से पानी सिर्फ 1.5-2 फुट गहरा था। शफाफ पानी की तह में बिजरी जैसे पत्थरों का बिछा फर्श बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं ऐसे बड़े पत्थर भी पड़े थे जिनके सर पानी से बाहर थे और जो अभी तक टुकड़ों में मुनकस्म नहीं हुए थे। ऐसे पत्थरों से रगड़ खाने के बायस पानी में से ऐसी आवाजें बुलंद हो रही थी जैसे जलतरंग बज रहा हो। हम उन पत्थरों पर आगे बढ़ते रहे। तकरीबन निस्फ नाला तय करने के बाद पत्थरों का ये फर्श खत्म हो गया। आगे पानी की गहराई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन यहाँ से गहराई ज्यादा थी। महर जी चूंकि हमसे आगे थी, इसलिए पहले वही आगे बढ़ी और पानी उसकी कमर तक आ गया। आ जाए, पानी इतना ही गहरा है, महर जी ने पलट कर कहा और हम तीनों आगे बढ़ गए। वैसे ये भी एक लिहाज से अच्छा ही हुआ था। पानी अच्छा खासा सर्द था और इसी बायस महर जी की राह से रिसने वाला खून बिल्कुल ही थम जाता। क्या सितम है कि एक लाश की मोहब्बत में हम कहाँ कहाँ ख्वार होते फिर रहे। अख्तर ने एक दर्द भरी सर्द आ भरी। इसमें लाश का कोई कसूर नहीं, बास लोगों की किस्मत में ही ख्वारी लिखी होती है। मैंने मुस्कुराते हुए चोट की। हाँ, ये भी आपने ठीक ही कहा। आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है। अख्तर ने हाजिर जवाबी का मुजाहिरा किया। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तो एक जीती जागती हस्ती की मोहब्बत में ख्वार हो रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि कभी तो वो पत्थर दिल मोम होगा। अगर ये उम्मीद ना होती शकील साहब, तो मैं कब का मम्मी के किस्से पर लानत बेचकर वापस चला गया होता। बकवास बंद करो। प्रोफेसर अचानक ही अख्तर पर धाड़े। दरीदा दहन, मुंह से कुछ निकालने से पहले कुछ सोच समझ लिया करो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अख्तर ने हैरत से कहा। किस पर, किसके किस्से पर लानत भेज रहे हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्यों अजाब को दावत दे रहे हो? तो कर लो बात। प्रोफेसर, आप भी ना बस कमाल करते हैं। भला एक सदियों पुरानी लाश के मुतल्लिक कुछ कह दिया तो इसमें अजाब का दावा देने की क्या बात हुई? बस तुम अपना मुंह बंद कर लो। खबरदार मरबाकस को लाश या उसके मुतल्लिक कुछ और कहा दो। वाह प्रोफेसर वाह, आप तो यूं बिगड़ने लगे जैसे मरबाकस आपकी महबूबा हो। ओ मलून, मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद कर ले। अपनी जान के दुश्मन क्यों अपनी मौत को पुकार रहा है? प्रोफेसर फट पड़े। अख्तर अपनी जगह हैरान था और मैं अपनी। और तो और महर जी पलटकर हैरत और बेयकीनी से प्रोफेसर की तरफ देखने लगी। इसके लिए प्रोफेसर का यह रवैया हैरत और बेयकीनी का बायस था। फिर इससे पहले कि अख्तर कुछ कहता, मैंने उसे टोक दिया। अख्तर, खामोश हो जाओ। और अख्तर कुछ कहते कहते रुक गया।
हम दूसरी जानिब पहुंच गए। किनारे पर लगे दरख्त और झाड़ियां बहुत घनी थीं। हम बड़ी मुश्किलों से नाले में से निकले और झाड़ियों की दूसरी जानिब पहुंचे। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं फैला था। नाले के दोनों तरफ मौजूद दरख्तों पर बेशुमार परिंदे चहचहाने लगे थे। इसके बावजूद पहाड़ों की हैबतनाक खामोशी एक गोजल एहसास से दो चार कर रही थी। मेरा ख्याल है कि सड़क उसी तरफ होगी, आए एहतियात के साथ, मेहर जी ने तेज लहजे में कहा और चुके चुके अंदाज में जनूबी सिमत को चल पड़े। हम भी फौरन उसके पीछे चल पड़े। चंद कदम चलने के बाद मेहर जी ने अपनी राइफल झाड़ियों के दरमियान से नाले में सरका दी और प्रोफेसर के हाथ से राइफल ले ली और फिर दौड़ने वाले अंदाज में आगे बढ़ने लगी। हमने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। कदमों के तले घास बिछी हुई थी, कहीं तो एक सब्ज चादर की सूरत और कहीं अच्छी खासी ऊंची ऊंची। नाला एक निस्फ दायरे की सूरत आगे बढ़ रहा था और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे झाड़ियां मजीद घनी होती जा रही थी। जगह जगह घास में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। दो एक बार तो मैं ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा था, जबकि प्रोफेसर साहब 2-3 सजदे कर चुके थे। अंधेरा भी गहरा होने लगा था और अंधेरे में ऐसी जगह के आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। भागते भागते अचानक प्रोफेसर साहब को एक बार फिर ठोकर लगी। उन्होंने संभलने की कोशिश भी की, मगर अपना तवाज़ुन कायम ना रख सके। वो गिरे। उनके मुंह से एक दर्दनाक कराहट जुड़ी और वो अपना दायां घुटना पकड़कर घास पर लोट-पोट हो गए। प्रोफेसर साहब, मैं लपक कर उनको थामा। अख्तर और मेहर जी रुक कर करीब आ गए। प्रोफेसर के चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। प्रोफेसर, क्या ज्यादा लगी है? मैं जी ने कहा। दिखाएं। नहीं, कोई बात नहीं, प्रोफेसर ने जब्त करते हुए कहा। दिखाएं तो सही। मैंने उनका घुटना नंगा कर दिया। अच्छी खासी चोट आई थी, घुटने से खाल उतर गई थी और खून रिसने लगा था। अरे छोड़ो, बस मामूली रगड़ है। प्रोफेसर ने पांचा दुरुस्त किया और उठकर खड़े हुए। चलो आगे बढ़ो, हमें जल्द अज जल्द किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंचना है। आगे बढ़ो। और हम सब दोबारा चल पड़े, मगर आपके हमारी रफ्तार ना होने के बराबर थी, क्योंकि अंधेरा भी फैल गया था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में तेज रफ्तारी बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अलबत्ता हम 1 मिनट को भी कहीं नहीं रुके, मुसलसल चलते रहे। आगे 3 घंटे के सब्र आजमा सफर के बाद हम सड़क तक पहुंच गए। बेख्तियार हमारे मुंह से मसरत अंगेज गुलकारियां खारिज हो गई। सड़क पर पहुंचकर हम यूं लगा जैसे हम दुनिया फतह कर रहे हैं, जैसे हमने हफ्ते अकलीम की दौलत पा ली है। यूं लग रहा था जैसे हम वादी अजल से बचकर जिंदगी की आगोश में पहुंच आए हों। मेहर जी, अब हमें आगे किस तरफ जाना है? प्रोफेसर ने कहा। दाएं रुख। मेहर जी ने फौरन कहा। मेरा ख्याल है कि हम रामपुर पहुंच गए हैं और अब हम आबादी से ज्यादा दूर नहीं हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करो, कदम आगे बढ़ाओ। आई। हम दाएं तरफ को चल पड़े। क्या हमें आबादी के अंदर जाना है? अख्तर के लहजे में अंदेशे सरसरा रहे थे। जाना तो आबादी में ही है, लेकिन आबादी के वस्त में नहीं। आबादी के शुरू में एक कदीम हवेली आती है। वहाँ सिर्फ एक छोटी सी फैमिली रहती है, मियाँ बीवी और छोटे छोटे 3 बच्चे। हवेली का एक हिस्सा उनके इस्तेमाल में है, बाकी की हवेली वीरान है और वही हवेली हमारी मंजिल है, हमारा मरकज। वो मियाँ बीवी, उनका क्या किरदार है? क्या उन्हें हमारी आमद के मुतल्लिक इल्म था? अख्तर ने सवाल किया। हाँ, उन्हें इल्म था। वो अंकल के मोतकिद हैं और वो औरत हमारी एजेंट भी है, जो इन दिनों राजमहल में अपने फराइज अंजाम दे रही है। तकरीबन 20 फरलांग का फासला तय करने के बाद सड़क एक पहाड़ के गिर्द घूमती हुई बाएं हाथ को रुख बदलती थी। हम उस पहाड़ के गिर्द घूमकर जैसे ही दूसरी तरफ पलटे, खुशी के मारे उछल पड़े। तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर किसी आबादी की रोशनियां दिखाई दे रही थी। देखा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ये रामपुर की रोशनियां हैं। हम रामपुर पहुंच चुके हैं। मेहर जी ने पुरमसरत लहजे में कहा। आओ, जल्दी आओ। हमारी रफ्तार तेज हो गई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रोशनियों का दायरा कार वसी होता जा रहा था, जिनसे अंदाजा होता था कि रियासत रामपुर अच्छी खासी रियासत है। कुछ देर बाद हम आबादी तक पहुंच चुके थे। कुछ अफराद भी नजर आ रहे थे। किसी की नजर में आना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए हम दूसरे रुख से चलते हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाए, मेहर जी ने कहा और रुख बदल दिया। हमने भी कुछ कहना या पूछना जरूरी ना समझा और उसके पीछे हो लिए। मेहर जी हमें मकानों की अकबी समत ले गई। यहाँ से कुछ फासले पर एक पहाड़ था और आगे मकानों का सिलसिला फैला हुआ था। 3 मकान छोड़ने के बाद मेहर जी एक जगह रुकी। उस तरफ वैसे भी अंधेरा था, जो हमारे हक में बेहतर था। यही हवेली है, हमें दीवार फांदना होगी।
महर जी ने कहा, कोई मसला नहीं। महर जी ने आगे बढ़कर एक छोटा सा जंप लिया और दीवार का किनारा थाम लिया। दूसरे ही लम्हे वो दीवार के ऊपर मौजूद थी। आ जाएं, उसने हमसे कहा और हम लोग भी आगे बढ़ गए। पहले अख्तर ऊपर चढ़ा, फिर मैं, और आखिर हमने प्रोफेसर के हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर आने में मदद दी। एक नजर इतराफ का जायजा लिया कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, मगर दूर दूर तक कोई जीरो नहीं था, बस खामोशी और सन्नाटा था। हवेली भी अंधेरे में डूबी हुई थी। दूर एक कोने में कुछ रोशनी थी, एक नीचे वाले कमरे में, एक ऊपर वाले कमरे में। बाकी सारी हवेली मुकम्मल अंधेरे की लपेट में थी। दीवार से चंद कदम के फासले पर एक खटारा सी वैगन खड़ी थी, मगर ये वो वैगन नहीं थी जिसमें के सिलेंडर वगैरह आए थे। हम चारों इत्मीनान से दूसरी जानब कूद गए। खुदा का शुक्र है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, वरना मुझे तो उम्मीद ना थी कि हम जिंदगी भी बचा सकेंगे। महर जी ने एक ऐसी सुकून की सांस ली जैसे सारी थकन उस सांस के जरिए खारिज कर दी हो। शुक्रिया बाद में अदा कीजिएगा, पहले ये देखें कि वो सामने कौन जनाब खड़े हैं। अख्तर की बात और हमने चौंक कर सामने की तरफ देखा। वहां वाकई कोई मौजूद था और बरामदे के स्तून से टेक लगाए खड़ा था। साथ वाले कमरे की खिड़की से आने वाली मध्यम रोशनी में बस उसका हवेला सा ही दिखाई दे रहा था। एक जरा हमारे कदम ठटके तो वो बोल पड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंच आए हो तो आगे भी आ जाओ, अब दोस्तों के करीब हो। आवाज 100% शिलंदर की थी। हमारे सीनों में रुक जाने वाली सांस इत्मीनान से खारिज हो गई। महर जी दौड़कर शिलंदर से लिपट गई। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। मुझे यकीन था कि तुम हर तूफान का रुख फेर कर यहाँ तक आ पहुंचोगी। हमारे करीब पहुंचते ही वो हमसे मुखातिब हुआ, आप लोग ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाँ, अलबत्ता अगर महर जी हमारे साथ ना होती तो फिर शायद हम कभी भी यहाँ तक पहुंच ना पाते। मैंने मुस्कुराते हुए शिलंदर से हाथ मिलाया। आए, बाकी बातें ऊपर बैठकर करेंगे। शिलंदर अपनी जगह पलट गया। बरामदे के एक कोने में से ही सीढ़ियां ऊपर जाती थी। शिलंदर उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो साथ वाले कमरे में से एक अधीड़ उम्र देहाती आदमी निकला आया। साहब जी, बाकी लोग भी आ गए हैं। हाँ खैरू, अब खाना ले आओ, भूख बहुत शदीद हो गई है। जी साहब जी, अभी लाता हूँ। वो वापस कमरे में चला गया और हम लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए। और जब कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर अकील और आरिफ हम लोगों पर नजर पड़ते ही एक झटके से उठ खड़े हुए। शकील साहब, खैरियत तो है? हाँ हाँ भाई, अब सब खैरियत ही है, शिलंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी मुस्कुरा दिया। डॉक्टर अकील और आरिफ हमारे दगरगुम उंगलियों को बड़ी गहरी नजरों से देख रहे थे। महर जी की तरफ नजर गई तो वो दोनों चौंक पड़े। अरे अरे, ये क्या, ये खून कैसा है? इस बार शिलंदर ने भी चौंक कर महर जी की तरफ देखा। कुछ नहीं अंकल, मामूली जख्म है, गोली छूकर गुजरी है, महर जी ने सरसरी से अंदाज में कहा, और शिलंदर के जबड़े भींच गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो एक कोने से बैग उठा लाया। हम सब मुर्दारों की तरह ढेर हो गए। शिलंदर जिप खोलकर बैग में से मरहम पट्टी का सामान निकालने लगा। अंकल, आप आराम से बैठे, फिक्रमंदी की कोई बात नहीं, महर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल करती हो, इतना खून दिखाई दे रहा है और तुम कहती हो कि फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना, आप सुकून से बैठे, ये मुझे दे दे। महर जी ने बैग शिलंदर के हाथ से ले लिया और दूसरे कमरे में चली गई। शिलंदर हम लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग अगर फ्रेश होना चाहें तो यहाँ ऊपर साथ ही बाथरूम है। फिलहाल तो इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, पेट में चूहे कबड्डी का मैच खेल रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा तो तबीयत खुद ब खुद फ्रेश हो जाएगी। अख्तर ने पेट पर हाथ फेरा, कम से कम कोई शर्ट कोई कमीज ही पहन लो। डॉक्टर अकील ने उसे मुखातिब किया। ना डॉक्टर साहब, फाके के बायस बहुत नकाहत महसूस हो रही है, मैं फालतू बोझ बिल्कुल नहीं सहार सकता। फिर जब महर मुकम्मल बैंडेज करके बाहर आई तो शिलंदर उससे मुखातिब हुआ। हाँ, पूरी तफसील बताओ, क्या हुआ था और तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैंने कुछ आदमी भेजे थे जिन्होंने बताया है कि एक जगह तुम लोगों की गाड़ी तबाह हाल में देखी गई है, मगर बावजूद कोशिश के वो अभी तक तुम लोगों का कोई सुराग नहीं पा सके थे। कहाँ थे तुम लोग? शिलंदर की बात के जवाब में महर जी ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम राम कहानी कह सुनाई। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई ही थी कि खैरो खाने के बर्तन उठाया आ गया। वो बर्तन दरमियान की टेबल पर रखने लगा और महर जी उठ खड़ी हुई। मैं अभी आई, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। शिलंदर होंठ काटते हुए उड़पड़ाने वाले अंदाज में खोया हुआ। मेरी बेटी का खून बहाकर राम प्रसाद ने अपने हक में बुरा किया है, अब तक जो कर सकता था वो कर चुका, अब हमारी बारी है, अब हम वार करेंगे, और उसका वार तो हम सह गए, मगर वो हमारा वार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत कारी वार होगा। क्या सोचा है आपने, अब आगे क्या करना है? मैंने पूछा। रानी राजमहल में है, हैरू बता रहा था कि कभी वो 2-4 दिन बाद आती है,
कभी 6 दिन बाद और कभी 10-10 दिन नहीं आती। अगर वो आ जाती तो ज्यादा बेहतर था, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतल्लिक इल्म हो जाता। बहरहाल उसका इंतजार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कुछ पता नहीं वो कब आए, इसलिए मैंने चाल तो चल दी है। हमारा सवार मैदान में निकल गया है, अब देखें नतीजा क्या निकलता है। शलंदर ने मुस्कुराते हुए मायने खेज लहजे में कहा। महर जी वापस आई तो वो हल्के आसमानी कलर के शलवार सूट में थी और शलवार कमीज में और भी ज्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। दुपट्टा उसने स्कार्फ की सूरत सार और चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। वो आकर बैठी तो हम सब आगे खिसक आए और फिर सदियों के भूखों की तरह खाने पर टूट पड़े। चावल पके हुए थे और ऐसे मजे के थे कि मैंने आज तक इतने लजीज चावल नहीं खाए, या शायद ये शदीद भूख का कमाल था। लेकिन जो भी था उस रात मैंने दिल खोल कर खाया था। खैरो खाने के साथ एक ड्रम साइज का थर्मोस भी रखा था। खाना खाने के बाद मेहर जी ने बर्तन समेट कर एक तरफ कर दिए और थर्मोस उठाकर चाय कपों में उंडेलने लगी। अंकल, मैं तो कहती हूँ हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आज रात ही महल में घुस जाते हैं, वरना जब महाराज को मालूम होगा कि उसके शिकारी कुत्ते हमारा शिकार करने में नाकाम रहे हैं तो वो और भी ज्यादा मुहतात हो जाएगा और हमारे लिए अच्छी खासी सरदर्दी पैदा हो जाएगी। महर जी ने थर्मस एक तरफ रखा और चाय उठाकर शलंदर को पकड़ा दी। होने दो उसे मुहतात, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है उसकी अकल पर पर्दे डालने का। मुहतात होकर भी वो नुकसान ही उठाएगा। क्या बंदोबस्त किया है आपने? इस बात को फिलहाल रहने दो, मैं समय से पहले कुछ नहीं कहना चाहता। शलंदर साहब, आपका इत्मीनान देकर अंदाजा होता है कि आप कोई बेहतरीन लाहे अमल तरतीब दे चुके हैं, लेकिन इसके मुतालिक हमें भी तो कुछ इल्म होना चाहिए कि आपने क्या सोचा है, क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। बात दुरुस्त है शलंदर, डॉक्टर हकीम ने कहा। तुम इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, आखिर बता क्यों नहीं देते? भाई, पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा है या नहीं। भरोसा ना होता तो हम तुमसे मदद की दरख्वास्त ही ना करते। दूसरा, तुम लोगों को मम्मी चाहिए, जाहिर सी बात है, और यहाँ क्या हम पिकनिक मनाने आए हैं? तो बस फिर खामोशी से देखते जाएं कि क्या होता है। 2 दिन के अंदर अंदर मम्मी आप लोगों की तहवील में होगी। मगर जो तरीकाकार आपने इख्तियार किया है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रोफेसर ने कहा तो शलंदर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो बराह रास्त शलंदर की आंखों में झांक रहे थे। क्या मतलब प्रोफेसर? मतलब साफ है, हम लोग महल तक पहुंचने से पहले ही ऊपर भी पहुंच सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग हमारे बजाय हमारी लाशें महाराज के चरणों में डालें। प्रोफेसर ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और शलंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरत तो बेयकीनी से प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। आपको क्या खबर कि मैंने क्या सोचा है? शलंदर मियाँ, तुमने सिर्फ सोचा ही नहीं, अपनी सोच पर अमल भी कर डाला है। खेल यहाँ भी जारी है और तुम्हारा सवार तो अब तक मंजिल पर भी पहुंच चुका होगा, है ना? आपको कैसे मालूम हुआ? शलंदर मुतहय्यराना अंदाज में बोला तो प्रोफेसर मुस्कुरा कर रह गए। शलंदर साहब, प्रोफेसर बड़ी कमाल चीज हैं, इनकी हिस्सियात हैरत अंगेज हद तक तेज हैं। इसी बायस इन्हें अक्सर औकात ऐसे दौरे पड़ते हैं कि जिनके दौरान इन पर अल्हाम होते हैं। आरिफ ने हंसते हुए कहा। शलंदर हैरान नजरों से प्रोफेसर को देख रहा था। प्रोफेसर, क्या आपको कोई अंदेशा महसूस हो रहा है? मैंने संजीदगी से प्रोफेसर को मुखातिब किया। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। शलंदर का मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन इसमें 80% खतरा है। हम लोग नाकाबिले तलाफी नुकसान भी उठा सकते हैं। प्रोफेसर कप से आखिरी घूंट लेकर कप वापस रखते हुए बोले। आप ठीक कह रहे प्रोफेसर, आपकी बात भी दुरुस्त है। बजाहिर मेरा ये तरीकाकार मौत के मुतरादिफ है, मगर मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है और मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। तो बस फिर ये किस्सा खत्म करें। आप मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं। अख्तर ने कहा। वैसे अब तक मैं सैकड़ों केस हल कर चुका हूँ, मगर ये केस मेरी जिंदगी का अनोखा केस होगा कि एक सदियों पुरानी लाश के लिए इतना खटराग फैल रहा है। प्रोफेसर तेजी से बोले। शलंदर मियाँ, एहतियात बरतो, मरबाकस को लाश कहकर उसकी बेहरमती नहीं करो। प्रोफेसर की बात पर शलंदर एक बार फिर हैरान रह गया। क्या मतलब प्रोफेसर, आप कहना क्या चाहते हैं? कमाल करते हैं आप भी प्रोफेसर। भला एक लाश को लाश ना कहा जाए तो उसे और क्या कहें? अख्तर ने नागवारी से कहा तो प्रोफेसर भड़क उठे। तुम तो अपनी चोंच बिल्कुल ही बंद रखो, अहमक इंसान, कम अकल, बुनियाद परस्त। क्यों? इसमें कम अकली या बुनियाद परस्ती की क्या बात हुई? क्या यह हकीकत नहीं है कि वो हजारों साल पहले मर गई थी? इसे समझाओ, तुम लोग समझाओ इसे। ये जाहिल अपने साथ साथ हमें भी किसी अजाब में मुब्तला करा देगा। प्रोफेसर तिलमिलाते हुए बोले। अख्तर, खामोश हो जाओ। मैंने अख्तर से कहा, वो मुंह बनाकर रह गया। महर जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने महसूस किया कि बैठे बैठे मगज सुलगने लगा है और आंखों के आगे धुंध सी फैलने लगी है। उसी वक्त महर जी की आवाज मेरे गुंबद सर में गूंजी।
انکل میں کچھ نکاہت محسوس کر رہی ہوں، سر چکرا رہا ہے میرا۔ اس کے جواب میں بھی کوئی بولا تھا مگر میرا شعور الفاظ اور لہجے کی تمیز کھو بیٹھا تھا، سو میں نہ سمجھ سکا کہ وہ بولنے والا کون ہے۔ اس کے بعد میں حواس کھو بیٹھا، حواس کی آخری ہچکیوں تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو حوالات نما پنجرے میں پایا۔ اس پنجرے میں میرے ساتھ اختر، عارف اور پروفیسر تھے۔ میری طرح وہ تینوں بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کہیں شکیل صاحب، مزاج شریف کی؟ عارف نے مسکرا کر کہا۔ وہ پروفیسر اور شلندر، ہم ادھر ہیں۔ میری بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ سلاخوں کی دوسری طرف تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک ایسا ہی پنجرا تھا جس کی سلاخوں کے پیچھے پروفیسر شلندر، مہر جی اور ڈاکٹر عقیل کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں لپک کر سلاخوں تک پہنچ گیا۔ یہاں صرف یہ 2 پنجرے ہی نہ تھے بلکہ آمنے سامنے دونوں اطراف 2 قطاروں کی صورت کتنے ہی پنجرے تھے، اور ان پنجروں کے درمیان ایک 10 فٹ کی راہداری سی تھی۔ ہمارے علاوہ بھی چند پنجروں میں کچھ لوگ بند تھے جو زندہ انسان کم اور ڈھانچے زیادہ لگ رہے تھے۔ شلندر صاحب، یہ کیا ہے؟ میں نے مستربانہ انداز میں کہا۔ قید خانہ؟ شلندر مسکرا دیا۔ مہاراج پرشاد کا قید خانہ۔ او، یعنی میں مزید کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ یہاں کا کھانا ہم ہضم نہیں کر پائے، یہ دوسرا موقع ہے، عارف نے کہا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ خیرو کی خیر ہو، دعائیں کیجیے اس کے لیے۔ میں نے رخ بدل کر شلندر کو مخاطب کیا۔ کیا یہ قید خانہ راج محل میں ہی ہے؟ ہاں، اس وقت ہم راج محل کی عمارت کے نیچے ہیں۔ ہمارے اور ممنی والے تابوت کے درمیان صرف اس قید خانے کی دیوار حائل ہے۔ ہاں، اور اس تک پہنچنا ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ عقیل نے گہری سانس لی۔ بہت جلد عقیل بناس، تم دیکھتے جاؤ، ہم بہت جلد نہ صرف تابوت تک پہنچ جائیں گے بلکہ تابوت یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ سپنے دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ ویسے تو اب یہاں سے زندہ نکلنے سے رہے۔ اگر مہاراج کو ہماری موت مقصود ہوتی تو ہمیں یہاں لانے کا کشت نہ کیا جاتا بلکہ وہیں بے ہوشی کے عالم میں ایک ایک گولی مارنے کے لیے کافی تھی۔ شلندر نے پر یقین انداز میں کہا۔ اب کسی بھی خوش فہمی کو مت پالنا۔ میں اگر خوش فہمیوں کے جھولے جھولنے والوں میں سے ہوتا تو اب تک جس قسم کے پنگوں میں الجھتا رہا ہوں کب کا سورگ باسی ہو چکا ہوتا۔ ان لوگوں کی عقل میں بات نہیں آئے گی شلندر میاں۔ بہرحال پہلے قدم کی کامیابی پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ پروفیسر نے کہا تو شلندر تیزی سے بولا۔ پروفیسر صاحب، ابھی نہ میں کچھ کہوں گا نہ ہی آپ اس بارے میں کچھ بولیں، اور مناسب بھی یہی رہے گا کہ اس موضوع پر فی الحال ہم خاموش ہی رہیں۔ ہاں، تمہاری یہ دور اندیشی بھی بہتر ہے، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں کیا کھچڑی پکا رہے تھے۔ ہم دشمن کے قید میں تھے، اس کے رحم و کرم پر آگے تھے اور وہ کامیابی اور مبارک باتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وقت دیکھنا چاہا تو چونک پڑا۔ گھڑی غائب تھی، جیبیں بھی خالی تھیں، کم وقتوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں چھوڑا تھا۔ شلندر وغیرہ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شلندر اور عقیل بدستور آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ عقیل کہہ رہا تھا، شلندر مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ تم اتنے دعوے سے کیسے اور کیوں کہہ رہے ہو کہ مہاراج ہمیں زندہ چھوڑ دے گا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ یہ میں نے کب کہا کہ وہ ہمیں زندہ چھوڑ دے گا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ فی الوقت وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، یعنی ابھی ہماری زندگیاں محفوظ ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی وہ ہمیں بطور مہمان رکھے گا؟ مہمان نہیں، دشمن، اور وہ بھی دشمن خاص۔ پہلے وہ ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دے گا، ہمیں تکلیفیں پہنچائے گا، ہم پر سائنٹیفک قسم کا تشدد کرائے گا تاکہ اس کی حیوانی فطرت کی تسکین ہو سکے، اور جب اذیتیں سہ سہ کر ہم دم توڑ دیں گے تب وہ ہماری کھالوں میں بھوس پر آ کر ہماری کھالیں اور ہمارے استخوانی ڈھانچے عجائب خانے میں سونے کے مجسمے کے ساتھ رکھوا دے گا، اور ہمارے ڈھانچوں کی گردنوں میں ایک تختی لٹکا دی جائے گی جس پر ہماری کوشش اور ہمارے انجام کے حالات درج ہوں گے۔ شلندر نے بڑے مزے سے آخر تک کی قیاس آرائی کر دی اور عقیل اسے یوں گھورنے لگا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ منحوس آدمی، شکل اچھی نہیں تو کم از کم بات اچھی کر لو، کیسی بے ہودہ اور فضول قیاس آرائی کر رہے ہو؟ میری جان عقیل بناس، یہ کوئی قیاس آرائی نہیں، حقیقت ہے۔ میں تمہیں مہاراج کی سوچ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہمارے متعلق وہ کیا وچار رکھتا ہے۔ تم کیا کوئی نجومی ہو جو دوسروں کی سوچوں کو سمجھ رہے ہو؟ بات نجومی کی نہیں ہے میرے دوست، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مہاراج جس ذہنیت، جس نفسیات کا آدمی ہے، ایسا شخص اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس رہنے دو، لگتا ہے کہ آج شرلاک ہومز تمہارے سر پر زیادہ ہی سوار ہے۔
बाईं तरफ कोने की जानिब से कुछ आटों की आवाज बुलंद हुई तो शलंदर ने सभी को खामोश रहने का इशारा कर दिया। यकीनन कोई आया था। मैं, अख्तर और आरिफ सीधे होकर बैठ गए। फिर कदमों की चाप सुनाई दी और अंदाजा होता था कि कोई एक आदमी नहीं बल्कि अच्छे खासे अफराद आ रहे हैं। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी और फिर आने वाले हवालात के सामने आ रुके। 10 होनहार किस्म के आदमी थे जिनके हाथों में 2 नाली बंदूकें नजर आ रही थी और उनसे आगे जो शख्सियत थी वो 100% भीम सिंह था। भीम सिंह, जो महल के अंदरूनी अमूर का इंचार्ज था। शक्ल से ही बड़ा खतरनाक दरिंदा सिफ्त आदमी मालूम होता था। चंद लम्हे वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से हमें घूरता रहा, फिर पलट कर शलंदर और दूसरे लोगों की जानिब मुतवज्जा हो गया। माँ के दिनों बड़े बेफिक्र होकर बैठे हो, क्या बापों के विवाह में आए हो? उसकी आवाज भी उसके चेहरे की तरह खुश्क और करख थी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मेहर जी की तरफ मुतवज्जा हुआ। माँ ताहिरी, ये तुमने अपना चेहरा बिगाड़ने का कष्ट क्यों किया है? जब यहाँ पलट कर आ ही रही थी तो ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल देना थी। हम इस तरह तुम्हारी सूरत बिगाड़ने थे कि कोई माई का लाल भी पहचान नहीं पाता, जबकि अब तो इस हुलिये में तुम लोगों को कोई अंधा भी पहचान लेवेगा। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, कुछ सोचते हुए बोला, वैसे मेरा ख्याल है कि महाराज तुम्हारे साथ खुसूसी रायत बरतेंगे। लहजा बड़ा मायने खेज था। भीम सिंह, महाराज ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है, क्या खुद महाराज की हिम्मत नहीं हुई हमारा सामना करने की? महर जी ने बड़े पुरवकार अंदाज में कहा, धीरज से, जरा धीरज से काम लो माता हरी, महाराज से भी सामना हो जाएगा। और हिम्मत शब्द के मायने तो तुम लोगों को मैं समझाऊंगा। इस शब्द के मायने तो अभी तुम खुद नहीं समझ सके भीम सिंह, हमें क्या समझाओगे? चिंता नहीं करो, सबसे पहले तुम्हें ही अपनी हिम्मत दिखाऊंगा। और क्या दिखाओगे भीम सिंह? हम नहत्ते, बेबस और सलाहों के पीछे कैद हैं, उसके बावजूद तुम 10-10 मुसल्लह अफराद के घेरे में हमारे सामने आए हो। हम देख रहे हैं तुम्हारा हौसला, वाकई बड़े बहादुर और बाहिम्मत जवान हो। मेहर जी के लहजे में बड़ी काट थी। भीम सिंह तिल मिलाकर रह गया। बकवास नहीं कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी तुझे बाहर निकालूं। महर जी ने एक नजर शलंदर की तरफ देखा। पता नहीं आंखें क्या बोली कि वो खामोश हो रही। तुम्हें शलंदर कौन है? उसने खुश्क लहजे में पूछा। वो हमारे साथ नहीं थे। जवाब महर जी की तरफ से दिया गया। भूंकती है तू, हमें सब खबर है, इतने नादान नहीं है हम। खैरू ने हमें पहले ही बता दिया था कि शलंदर भी तुम लोगों के साथ है। खैरू को कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छी बात है, भीम सिंह ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर वो रुख बदलकर अपने एक साथी से मुखातिब हुआ। रोशन, इनके सामान में जो बैग था उसमें क्लींजिंग लोशन की एक बोतल भी है, वो ले आओ और इनके चेहरे धुलाने का प्रबंध करो। रोशन सर हिलाता हुआ वापस चला गया। अभी पता चल जाएगा शलंदर कहाँ है, उसने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद रोशन वापस आ गया। एक बोतल और एक तौलिया उसके हाथों में था। चलो पहले ये वाला ताला खोलो। वो हमारी जान में तवज्जा हो गया। एक शख्स चाबियों का गुच्छा लेकर आगे आ गया, जबकि बाकी सब अपनी अपनी जगह पर अलर्ट हो गए। अगर कोई जरा भी फुर्ती दिखाने की कोशिश करे तो बिला झिझक गोली चला देना, उसने सफाक लहजे में अपने साथी को मुखातिब किया। फिर वो हम लोगों से मुखातिब हुआ। तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आराम सुकून से अपने थोबड़े साफ करवा लो। बसूरत दीगर अपनी जिंदगियों के नुकसान के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। एक गैंडे नुमा इंसान ने दरवाजा खोला और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रोशन ने अपनी बंदूक उससे थमाई और खुद अंदर आ गया। इस गैंडे ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने साथियों की तरह हम पर बंदूक तान कर खड़ा हो गया। अब उनका एक साथी हवालात के अंदर था और 9 आदमी हम पर बंदूकें सीधी किए खड़े थे, जबकि भीम सिंह एक तरफ दोनों हाथ को रूह पर रख के खड़ा था। होटल वाले तय खाने में उनके 7 आदमी महर जी के हाथों मारे गए थे। शायद इसी वजह से इस बार वो जरूरत से ज्यादा मुहतात हो रहे थे। रोशन ने सबसे पहले मुझे ही मुंतखब किया। वो मेरे चेहरे पर लोशन मल रहा था और मैं आंखें बंद किए हुए हिस्सो हरकत बैठा था। कुछ देर बाद उसने तौलिया संभाला और अच्छी तरह रगड़ कर मेरा चेहरा साफ करने लगा। कुछ ही देर में वो हटकर एक तरफ हो गया। तो ये आप हैं डॉक्टर शकील जफर? भीम सिंह ने गहरी चुपती हुई नजरों से मुझे घूरा। फिर वो रोशन से मुखातिब हुआ। तू खड़ा क्या कर रहा है? चल दूसरे का चेहरा साफ कर। और रोशन जल्दी से अख्तर की जानिब में मुतवज्जा हो गया। उसका चेहरा रगड़ने के बाद वो आरिफ की जानिब में मुतवज्जा हो गया। लोशन मलने के बाद जब वो तौलिए से आरिफ का चेहरा रगड़ने लगा तो आरिफ ने उसका हाथ पकड़कर चिपक दिया। उल्लू के पट्टे, मेरा चेहरा है, पत्थर नहीं, जरा हो ले। बाहर खड़े मुसल्लह अफराद उसकी इस हरकत पर चौंक पड़े थे। भीम सिंह की आंखें भी एक जरा कुशादा हो गई थी, मगर आरिफ की बात सुनकर उनके तासरात इत्तदाल पर आ गए।
वाह मेरे लट्ठे के थान, तू तो बड़ा नाजुक मिजाज लगता है। भीम सिंह इस सजाई अंदाज में बोला। रोशन तौलिया लिए दोबारा आगे बढ़ा तो आरिफ ने उसकी कलाई थाम ली और उसकी आंखों में झांकते हुए गुर्राया, रोशन मियाँ जरा आहिस्ता, वरना तुम्हारी कलाई तोड़ डालूंगा। ओ पाठे खान, ज्यादा नवाब साहब बनने की कोशिश नहीं करो, वरना भेजे में सुराख हो जाएगा। भीम सिंह ने कहा।